सो हेलो चवाटी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे जो हमारा आज का रहने वाला है दैट इज़ द यूनिट नंबर 1। और ये रहेगा हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। और ये रहने वाला है हमारा किसका, जो बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस आगे हमारे या एफिलिएटेड कॉलेजेस और प्लस डीडी के जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर आता है, जो कि बीएड का कोर्स करता है एक डिस्टेंस मोड के अंदर। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा 1.1, दैट इज़ द मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश में। यानी इंग्लिश के शिक्षण में जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, इनकी मीनिंग के बारे में और इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, और जैसे आपके सिलेबस में चाक बोर्ड है, ठीक है, मॉडल्स हैं, चार्ट हैं, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, टेलीविज़न, तो ये भी हम बात करेंगे। और प्लस आपको यहाँ पे बहुत सारी बल्क के अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आज आप पहली बार सीखोगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो उनका तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं नीचे। देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑडियो विजुअल एड्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर बोल देते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी हमें फ़ेल कर देती है। देखो आप जो है वो क्वांटिटी पे जाओगे तो क्वांटिटी आजकल मैटर नहीं करती। ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपको क्वालिटी भी लिख के आना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और जब क्वालिटी लिखी होगी तो ऑटोमेटिक ही जो है एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, और जब पॉजिटिव इमेज बनेगी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या है, बर्टन जी हैं। ठीक है, बर्टन जी हैं, जो कि कहते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये एक सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, या इमेजेस होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं एंड रीइंफोर्स करते हैं लर्निंग को। तो ये किसने कहा था, बर्टन ने कहा था। इस डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते और ये आपको रटनी पड़ेगी। तो इसका सिंपली अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये कुछ सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सेंसरी ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप देख पाते हो या सुन पाते हो, सेंस कर पाते हो। ठीक है, कुछ इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इनिशिएट करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, यानी आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं एंड रीइंफोर्स करते हैं, ये किसको, लर्निंग को। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था कि उनको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। फिर एक और साइंटिस्ट आगे, सॉरी हमारे स्कॉलर या फिलासफर आगे, जिनका नाम था कार्टर वी गुड। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं कि दूस विच हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आप सबने देखा होगा ट्रायंगुलर प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट टीचर कंटेंट कैसे यूटिलाइजेशन होती है उसकी। तो इन द सिमिलर वे में इन्होंने कहा था कि जो ट्रायंगुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं उन्हीं को हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। बस सिंपली ये दो डेफिनेशन आप लिख दो इंट्रोडक्शन के अंदर, और उसके बाद आपको जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आता है उसको लिख देना। देन आपका जो भी पूछा होगा, अगर इंपॉर्टेंस पूछा है तो इंपॉर्टेंस लिख देना। ठीक है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंस पे नहीं जाना है आपको। उससे पहले अगर आपको देखो, आपको अगर 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंस नहीं लिखोगे। ठीक है, बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, अगर वो भी करके आते हो आप तो तब भी 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा थोड़ा जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आइएगा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, अगर हम ट्रायंगुलर प्रोसेस की बात करें लर्निंग के, जिसके अंदर मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, वर्गीकरण एंड स्टिमुलेशन। ठीक है, उत्तेजना। अब देखो जब आप कोई चीज़ है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको इसी एक चार्ट के माध्यम से समझाऊँ या किसी एक पिक्चर के थ्रू माध्यम से समझाऊँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो वो क्या कर रहा है, हमें जब हमारे सामने टीवी लगा होता है तो हम ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, ज़्यादा अटेंटिव होकर देखते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई लेक्चर दे रहा होता है तो हम बोर हो जाते हैं। तो इन द सिमिलर वे में ऑडियो विजुअल एड्स भी जो है ये क्या करते हैं, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा पैदा करते हैं बच्चे के अंदर या लर्नर के अंदर। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, यानी वर्गीकरण भी कर सकते हैं हम। ठीक है, एंड स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना भी पैदा करता है। तो ये किसने कहा था, कार्टर वी गुड ने। इन्होंने कहा था, फिर से रिपीट करते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं कि वो होते हैं आर दूज जो कि हेल्प करते हैं यानी सहायता करते हैं किसमें, कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी जो अधिगम या सीखने का जो ट्रायंगुलर प्रोसेस है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। उन्हीं को उन्होंने कहा था कि उनको ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है। ठीक है,
और ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग के अंदर आता है मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि ऑडियो विजुअल एड्स आर सेंसिटिव टूल्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं टीचिंग में, यानी शिक्षण के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेंसिटिव टूल मीन्स सेंस, जिनको हम कर सकते हैं। ठीक है, या तो सुन सकेंगे या देख सकेंगे या दोनों कर सकेंगे, यानी सुन भी सकेंगे देख भी सकेंगे। ठीक है, दैट मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव, ठीक है, फैसिलिटेटिव एंड अफेक्टिव, यानी उनको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है। ठीक है, अब देखो आपके सामने कोई टीचिंग एड लगी है तो आप इंटरेक्शन करोगे। ठीक है, समझ आ रही है ना, आप पूछोगे कि ये ऐसे क्यों हुआ, या फिर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो आप। ठीक है, फैसिलिटेटिव यानी आपको बढ़ावा देगा। समझ आ रही है ना, कोई कंसेप्ट होता है आपको समझ नहीं आता, लेकिन अगर वहीं पे हम टीचिंग एड दिखा के आपको यहाँ 3D में दिखाते हैं या एनिमेशन में, तो आपको आसानी से समझ आता है। ठीक है, और प्रभावी बनाता है। और दीज आर मल्टी सेंसरी टेक्नोलॉजिकल मीडिया होते हैं या फिर लर्निंग डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जो मोटिवेट करती हैं, क्लैरिफाई करती हैं एंड स्टिमुलेट इंडिविजुअल्स टूवर्ड लर्निंग। ठीक है, यानी सीखने के प्रति, अधिगम के प्रति इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। ठीक है, और उसी को क्या कहा जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स। अब देखो यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो हेल्प करते हैं टीचर की किस प्रकार से हेल्प करते हैं, अब ये ध्यान से देखना। तो ये भी लाइंस आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा हुआ, अगर ऐसे लिख के आ जाते हो तो देखो एग्जामिनर जब देखेगा ना तो बस सिर्फ यही पॉइंट पढ़ेगा, आपकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पढ़ता। जो आपने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स या फिर आपने जो साइनॉप्सिस या फ्लो चार्ट लिखे होते हैं ना, वही मैटर करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो टीचर की कैसे हेल्प करता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये टीचर की हेल्प करता है क्लैरिफाई करने में। ठीक है, एस्टेब्लिश कोरिलेशन मतलब जैसे दो चीज़ों के बारे में रिलेशन बताना है, तो अगर वहीं पे डायग्राम होगी तो वो इजीली रिलेट कर पाएगा। जैसे अगर यहाँ पे एनिमल का सेल इस साइड बनाया हुआ है, ठीक है, और इस साइड प्लांट सेल बनाया हुआ है, ठीक है, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, तो आप इजीली जो है वो कोरिलेट भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्या दोनों में विभिन्नताएँ हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो कोऑर्डिनेट एक्यूरेट कंसेप्ट। ठीक है, यानी एकदम जो है कोऑर्डिनेशन तरीके से आप जो है, जैसे आप पढ़ा रहे हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हो और आपके सामने चार्ट लगा हो, तो और सिंपली कोऑर्डिनेशन के थ्रू समझा सकते हो। यानी पहले ये देखो बेटा, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, एक्सियल बोन्स होती हैं हमारी, ऐसे करके आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, यानी कोऑर्डिनेशन के एकदम मिलते सीक्वेंस में। अब देखो यहाँ पे इनेबल टू मेक लर्निंग अफेक्टिव इंटरेस्टिंग, तो ये तो आ गया ना। अब जब आपके पास टीचिंग एड होगा, यानी टीचर के पास टीचिंग एड है, ठीक है, तो जब उसके पास टीचिंग एड है तो जो सीखने की या अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, उसको प्रभावी और इंटरेस्टिंग बना सकता है वो। ठीक है, यानी रोचक और प्रभावी बना सकता है। अब देखो फैसिलिटेटिव, इंस्पिरेशनल, मीनिंगफुल, ये तो आपको पता चल ही गया, फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, अब कोई टीचर होगा, समझ लो कि आपको समझ नहीं आती उस टीचर की, लेकिन वही टीचर दूसरे दिन आपको जो है वो PPT में पढ़ाना शुरू कर देता है, एनिमेशन वीडियो लेके आ जाता है, वो तो सिर्फ बोलेगा और आपको समझ आ जाए कि अच्छा ऐसे होता था। ठीक है, तो फैसिलिटेट करेगा, आपको बढ़ावा देना। इंस्पिरेशनल, ठीक है, और मीनिंगफुल, ठीक है, आपको समझ भी आएगा, अच्छा रियलिटी में ऐसे होता था। अब मैं आपको पढ़ा दूं कि हमारा जो है आटम जो होता है उसके अंदर ऐसे करके होता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है वहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, मैं तो आपको ऐसे बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहीं में अगर मैं एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बता दिया। ये हमारी डेफिनेशन ऊपर हमने देखी थी, कार्टर वी गुड ने यही कहा था। अब देखो जो आपके सिलेबस में है, ध्यान से देखो, ऑडियो एड्स, ऑडियो मीन्स क्या होता है आप सबको पता है। ठीक है, जिसको हम सुन सकते हैं, ऑरल भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, AURAL, ठीक है, जिनको हम सुन सकते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शनल टूल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। और इन एड्स के अंदर क्या होता है, किसका इन्वॉल्व होता है या किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, यानी जो सुनने की इंद्रियां होती है हमारी, ठीक है, उनका उपयोग होता है। इसका दूसरा आ जाएगा विजुअल एड्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम सुन नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है, या ऐसे टीचिंग एड्स जिनको हम देख सकते हैं लेकिन हम सुन नहीं सकते, ठीक है, उनको हम विजुअल एड्स कहते हैं। अब ऑडियो विजुअल क्या होगा, दोनों का कम्बो। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, साउंड भी होता है और विजुअल एलिमेंट्स का उपयोग होता है। ठीक है, या फिर सिंपली आप इसको सिंपल लैंग्वेज में करोगे तो कैसे करोगे कि ऐसे इंस्ट्रक्शनल टूल्स दैट कैन बी हेयर्ड एज वेल एज सीन। ठीक है,
तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। तो इनका काम क्या होता है, टू इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस और टू कम्युनिकेट मैसेज कंसेप्ट आइडिया अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अब एफिशिएंटली क्यों बोला, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता उतना ज़्यादा। देखो अगर आपको चार्ट के थ्रू समझानी होगी ना कोई चीज़, और वहीं पे अगर आप उसको ओरली समझा रहे हो ना बच्चों को, तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर चार्ट के थ्रू समझा रहे हो, ठीक है, तो बच्चे आसानी से समझेंगे। जैसे आप बोलोगे फूड ऐसे जाता है अंदर, फिर जैसे यहाँ पे बोलस बनता है, ठीक है, फिर जब उसके साथ सलाइवा मिल जाता है, फिर काइम बन जाता है, काइम मिलने के बाद वो बन जाता है हमारे स्टोमक में चला जाता है, वहाँ पे HCl मिल जाता है उससे। तो यही थ्रू अगर एनिमेशन के थ्रू समझाओगे तो आसानी से समझ आएगा। तो दैट इज़ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दीज एड्स आर यूज्ड इन वेरियस एजुकेशनल, इंस्ट्रक्शनल एंड प्रेजेंटेशन सेटिंग्स। तो ये ज़्यादा लिखा हुआ है थोड़ा यहाँ पे, तो मतलब ये इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल में उपयोग होता है इनका। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल देने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन सेटिंग में अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, टू मेक इन्फॉर्मेशन मोर एसेसिबल, इंगेजिंग एंड मेमोरेबल फॉर द लर्नर। ठीक है, असेसिबल मतलब असेस पहुंचना, ठीक है, इंगेजिंग। देखो जब आप किसी को ये चार्ट के माध्यम से या प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीज़ें समझाते हो तो बच्चे भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप लेक्चर दे रहे हो सिर्फ, ठीक है, बोल रहे हो मुंह से, तो एक टाइम के बाद ना 15-20 मिनट के बाद क्या होगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 3D के थ्रू, या टीवी लगा हुआ है आगे, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है आगे, ठीक है, एनिमेशन लगी हुई है उसमें, और बच्चे भी ध्यान से वो देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इंगेजिंग, एसेसिबल और मेमोरेबल फॉर द लर्नर। ठीक है, वो याद भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जो हम चीज़ें देखते हैं ना, आंखों से देखते हैं। जैसे मैं अगर आपको अभी बोलूँ, ठीक है, मैं आपको अभी बोलूँ कि आपको मैं बच्चों पार्टी देखो, अगर हम टैब की दबाते हैं कंप्यूटर की तो ये होता है, ठीक है, इंटेंट पैराग्राफ हो जाता है। अब आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको मैं लैपटॉप अटका दूँ, ठीक है, हाथ में, और मैं बोलूँ ठीक है चलो जी करो ट्राई, इसको दबाओ, ठीक है, कंट्रोल+ ये दबाओ, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर उन्होंने एक बार प्रेस करके देख लिया ना तो उनको पता चलेगा, अच्छा ए से सेलेक्ट ऑल हो जाते हैं। मैं कंट्रोल+B दबा दूंगा तो भाई बोल्ड हो जाता, अच्छा जी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यानी मेमोरेबल फॉर द लर्नर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ब्रेन में रहता है। ठीक है, अब देखो द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट्स प्रोवाइड अ मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, मल्टी सेंसरी इन द सेंस कि यहाँ पे हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, एंड कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ों को रटना नहीं होता। ठीक है, चीज़ों को समझा करो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो देख के जल्दी सीखते हैं, ठीक है, कुछ सुन के जल्दी सीखते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने क्या कर दिया, दोनों टीचिंग एड लेके आ गए। ठीक है, कि जिनको जिनको सुन के अच्छे से मतलब समझ आता होगा तो वो तो सुन लेंगे, ऑडियो एड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और जिनको देख के समझ आता था वो वीडियो देख के समझ लेंगे। ठीक है, यानी वीडियो यानी विजुअल एड का उपयोग कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। यानी हर एक तरीका होता है, बंदे का अलग अलग तरीका होता है सीखने का भी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको आप देखना मुंह से कुछ भी बोलोगे लाइन्स तो इमीडिएटली उनके समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता। ठीक है, और उनको अगर हम ग्राफिकली या फिर सिस्टमेटिक तरीके, हायरार्किकली या ट्री डायग्राम के थ्रू समझाएं तो उनको ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड क्विक कंप्रीहेंशन ऑफ द मैसेज कंसेप्ट बाई लर्नर। यानी जो लर्नर होगा उसको भी जल्दी उसकी समझ आ जाएगी कि क्या समझाना चाहता है मुझे ये। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो जो एक हमारा अच्छी जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं यानी सामग्री होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, पहली बात तो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल यानी सबकी समझ में आना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया ब्लैक एंड वाइट में लेके गए, ठीक है, ब्लैक आपका चार्ट है और सिर्फ उस पर वाइट लिखा हो पूरा, तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटेड कलर यूज़ करो। मोटिवेट द लर्नर यानी जो भी ऑडियो विजुअल एड इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिससे जो लर्नर है हमारा यानी सीखने वाला जो है वो मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, और अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी उसके अंदर अभिप्रेरणा यानी इंस्टिंक्ट्स पैदा होने चाहिए। ठीक है, डिज़ायर्स पैदा होनी चाहिए, अच्छा आज मुझे सर ये पढ़ाएंगे, अच्छा हम सीखेंगे इसको, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 50,000 का टीचिंग एड तैयार कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, चीप होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, यानी ये नहीं है कि जैसे अभी मैं
आपको पढ़ा रहा हूँ कि 29 स्टेट्स हो गए, लेकिन अभी तो 28 है ना, तो मतलब अप टू डेट होना चाहिए, समझ आ रही है, लेटेस्ट होना चाहिए, ईजिली पोर्टेबल होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको हम आसानी से ले पाएँ, ठीक है। इतना बड़ा भी मत बना दो कि वो पोर्टेबल ही ना हो, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको दिक्कत आ जाए, तो ईजिली पोर्टेबल होना चाहिए हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। उसके बाद साइज शुड बी लार्ज इनफ टू बी सीन बाय द होल क्लास। देखो अब आपने क्या करा, चार्ट बनाया, ठीक है, आपने एक चार्ट प्रिपेयर करा, अब चार्ट पे आपने इतने छोटू छोटू लिख दिया, ठीक है, और जो लास्ट बेंच का बच्चा है उसको दिख नहीं रहा कुछ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका साइज़ जो है वो इतना इनफ होना चाहिए कि हर एक बच्चा जो है पूरी क्लास के अंदर उसको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरली होना चाहिए, ठीक है, यानी हमारी नीड्स के हिसाब से। जैसे मेरा टॉपिक है आज, मुझे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, फूड चेन पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी फूड चेन के रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, सिमिलर मीनिंग हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो 8th क्लास के बच्चों को, ठीक है, और उनको पढ़ा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, डाइजेशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपने जो एनिमेशन वीडियो तैयार करा है वो कर लिया आपने MSc लेवल का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका एड है वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द जो बुद्धिजीवी होती है उनकी मेच्योरिटी, ठीक है, उसके हिसाब से होना चाहिए, यानी बच्चों का लेवल के हिसाब से होना चाहिए। 8th क्लास के बच्चे हैं तो 8th क्लास का लेवल होना चाहिए टीचिंग एड का भी। और गिव अ ट्रू क्लियर पिक्चर ऑफ आइडिया, यानी जो भी हम समझाना चाहते हैं बच्चों को उसका एक, यानी जो भी हमारी टीचिंग एड है उसको क्या करना चाहिए कि वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं उसका हमें क्लियर आइडिया मिल जाए उससे, ठीक है। ऐसे कोई बकवास या एडिशनल चीज़ें मत ऐड कर देना, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब ब्रीफ क्लियर एंड ईजी, ठीक है, होना चाहिए, यानी शॉर्ट में लिखना है, क्लियर होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये क्या होते हैं, विशेषताएं होती हैं, तो यही विशेषताएं आप जो है वो हर एक के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑडियो गुड ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, क्या होने चाहिए, तो अगर आपको आ जाता है नीचे तो आप इसको भी लिख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 पॉइंट है तो आप 5 भी लिख के आते हो तो वो भी सफिशेंट है, ठीक है। अब पर्पज़ क्या होता है, ठीक है, पर्पज़ क्या होता है ऑडियो विजुअल एड्स का, तो मोटिवेशनल टूल है ये, ठीक है। देखो जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करेंगे ना, तो इससे क्या होंगे, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, है ना, उनके अंदर मोटिवेशन आएगी, तो ये क्या है, एक मोटिवेशनल टूल है, ठीक है। क्लियर आइडिया इमेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में जो है एक क्लियर जो है वो आइडिया देता है ना। स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम चीज़ों को देख के करते हैं या हमारे सामने कोई 3D चीज़ टिकी हुई है, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है टुवर्ड ऑन इट्स एक्सिस, है ना, 66 1/2 है ना डिग्री पे, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा, लेकिन वहीं पे अगर मैं मॉडल के थ्रू समझाऊंगा तो बच्चे समझ जाएंगे, अच्छा ऐसे करके टिल्टेड है ये, ठीक है। तो देखेंगे जब तो ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा उनका, ठीक है, तो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। गुड रिटेंशन रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया, रिटेंशन में याद रखेंगे ज़्यादा देर तक। और कैप्चर लर्नर्स अटेंशन, ठीक है, बच्चे की जो अटेंशन है, ठीक है, रुचि, वो भी जो है रुझान जिसको बोल सकते हो आप, तो वो भी कैप्चर हो जाएगा उससे। एंड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा और पॉजिटिव री टू लर्नर, ठीक है। री मीन्स एक टाइप का क्या होगा कि पॉजिटिव बूस्ट अप मिलेगा उसको, ठीक है। जैसे आपको क्या बोलते हैं, री तो बहुत टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन है ना, नल भी होती है एक। आपको देखा होगा कि क्लास के अंदर कोई बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम कल आपके लिए चॉकलेट लेके आएंगे, दैट इज़ अ री है ना, ये एक टोकन री होता है, आप सबको पता होगा। तो इन द सिमिलर वे में भी जब हम उसके सामने स्लाइड्स रख रहे हैं तो या फिर उसको बोल रहे हैं कि बच्चा चलो आगे, ठीक है, आप जो है वो वहाँ पे आगे जो है स्लाइड से आगे करो, ठीक है, या पीछे करो स्लाइड, तो बच्चे को भी थोड़ा ऐसे पॉजिटिविटी थोड़ा उसके अंदर जो है वो डेवलप हो गया ना। तो दैट्स ऑल पर्पज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब आ जाओ नीचे, देखो यहाँ पे पर बेस्ड ऑन ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के आधार पे 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, ठीक है, एक होता है हमारा प्रोजेक्टेड, दूसरा होता है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड। अब इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्टेड एड्स मतलब ऐसे कोई भी एड्स, ऐसा कोई भी टीचिंग एड्स, ठीक है, सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जिसका उपयोग करने के लिए हमें प्रोजेक्शन डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कुछ डिवाइस होगी, उसमें से कुछ रेज निकलेंगी, आगे कुछ होगा, प्रोजेक्ट होगा। जैसे फिल्म हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, ओपैक प्रोजेक्टर हो गए, और OHP की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे बताओगे, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर हेड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्मार्ट क्लासरूम के अंदर लगा होता है ये, ठीक है, जिसमें से एक लाइट निकलती है, ठीक है, और आगे एक वाइट बोर्ड लगा होता है, उस पर जाके फॉलो करती हैं, एंड देन
वहाँ पे जो भी स्लाइड्स आपने पेन ड्राइव लगाई होती है उसमें जो भी डेटा होता है वो आपको शो होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएंगी प्रोजेक्टर एड्स। इनके लिए प्रोजेक्टिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है इनका उपयोग के लिए। अब नॉन प्रोजेक्टिंग मतलब विदाउट एनी प्रोजेक्शन डिवाइस के हम इनको उपयोग कर सकते हैं। रेडियो हो गया जैसे, ठीक है, इसमें हमारे ऑडियो एड्स आ गए, ग्राफिक एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं और एक्टिविटी एड्स होते हैं। अब देखो ऑडियो एड्स के अंदर जैसे रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न, ये बहुत तक कॉम्बो है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स हो गया तो ये ऑडियो हो गया, टेलीविज़न हमारा कॉम्बो है, ठीक है, ऑडियो भी है वीडियो भी है। अब देखो ग्राफिक्स के अंदर चार्ट हो गया, कार्टून हो गया, ठीक है, डायग्राम्स होगी, फ्लैश कार्ड्स। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, सबने टीचिंग एड करा होगा, ठीक है। इंग्लिश सबने, टीचिंग ऑफ इंग्लिश सबने करा होगा स्कूल के अंदर जाके। अगर नहीं करा है तो आपने वर्ड मीनिंग जो है वो कैसे करवाए थे बच्चों को, आपने कैसे करवाए होंगे, ऐसे करवाए होंगे। एक आपने फ्लैश कार्ड बनाया होता है, ठीक है, नीचे दिखाऊंगा आपको पिक्स कैसे होते हैं फ्लैश कार्ड। एक साइड क्या होता है उसके ऊपर पिक बनी होती है, ठीक है, एक साइड पे पिक होती है, दूसरी साइड उसका मीनिंग लिखा होता है, ठीक है, उसकी दूसरी साइड मीनिंग लिखा होता है। तो पिक दिखाते हो आप बच्चों को, अब बच्चों को बोलते हो कि बताओ बच्चों क्या है ये, बच्चे बोलते हैं सर ये एक सेब है या ऐसे समथिंग कुछ भी है, ठीक है, यानी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो फिर बच्चों को आप बोलोगे बताओ बर्फ़ को क्या बोलते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर बर्फ़ को स्नो कहते हैं। इस प्रकार से जो अब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आते हैं बच्चों को समझाने के लिए। जैसे बच्चों को अगर एप्पल सिखाना है तो उसमें एप्पल की एक पिक बनी होती है, ठीक है, ठीक है, तो उसके पीछे लिखा होता है एप्पल। तो जब बच्चों को दिखाओगे आप तो बच्चे बोलेंगे ये सर ये तो एप्पल है, तो वेरी गुड ये एक एप्पल है, फिर उसका पीछे एप्पल लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप वोकैब सिखा सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड्स होते हैं हमारे, ग्राफ्स आप सबको पता है, मैप्स और पिक्चर पोस्टर्स मॉडल ये हमारे आते हैं ग्राफिक्स एड के अंदर। अब डिस्प्ले एड्स क्या आते हैं, यानी डिस्प्ले करने के लिए, कोई चीज़ दर्शाने के लिए। जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं हमारे, पैग बोर्ड्स आपने देखा होगा जिस पे आपने स्कूल के अंदर आपके वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा होता है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं पिन लगाते हैं और वो थोड़ा सा ऐसे स्मूथ होता है गद्दे की तरह, ठीक है, बोर्ड होता है एक, उस पर आप पिन लगा के वहाँ पे अटैच कर देते हो जो भी नोटिस होता है। मैग्नेटिक बोर्ड्स होते हैं और फ्लैनल बोर्ड्स होते हैं। एक्टिविटी एड्स भी होती हैं कुछ, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो किसी चीज़ का, यानी प्रदर्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रयोग कर रहे हो किसी चीज़ का, यानी प्रयोगशाला के अंदर, फील्ड ट्रिप्स वगैरह, ये हमारी एक्टिविटी एड्स होती है, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो लिख सकते हो आपके एग्ज़ाम के अंदर। अब देखो यहाँ पे, अब आगे कॉमन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑडियो एड्स बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, ये जिनको हम सुन सकते हैं देख नहीं सकते, और जिसमें टेप रिकॉर्ड्स, पॉडकास्ट डिवाइसेस, MP3 प्लेयर, एम्पलीफायर, एयरफोन, स्पीकर, रेडियो एट्सेट्रा सारी चीज़ें आएंगी। विजुअल एड्स की बात करें तो वो वाले एड्स जिनको हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। एग्जाम्पल्स में नॉन प्रोजेक्शन आ जाते हैं, प्रोजेक्शन आ जाते हैं हमारे, जैसे प्रोजेक्शन में वाइट बोर्ड हो गया, पोस्टर्स, मैप, ब्लैक बोर्ड एट्सेट्रा, नॉन प्रोजेक्शन है ये हमारे, ठीक है। प्रोजेक्शन में जैसे स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, इंटरेक्टिव बोर्ड्स आजकल जो चले हुए हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे क्लासेस देखते होंगे, ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक बोर्ड लगा होता है, ठीक है, तो उस पर वो सारा लिख सकते हैं पेन से, ठीक है, तो वो आगे हमारे इंटरेक्टिव बोर्ड्स। अब देखो ऑडियो विजुअल एड्स जो दोनों का काम करते हैं, सुन भी सकते हैं एज वेल एज सीन, जिन देख भी सकते हैं। साउंड फिल्म हो गया, जैसे DVD प्लेयर हो गया, कंप्यूटर, टेलीविज़न। अब ट्रेडिशनल एड्स भी होते थे कुछ, ठीक है, तो ये आपके समझने के लायक है, बाकी एग्जाम में मत लिखना इसको, अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो आप। तो ऐसे टीचिंग एड जो कि पुराने ज़माने से उपयोग में या पुराने ज़माने में उपयोग किया जाता था जिनका, ठीक है, जैसे फोक सॉन्ग होते थे, ठीक है, ड्रामा हुआ करता था, पपेट शो हुआ करता था, ठीक है, तो ड्रामे के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, ऐसे स्टोरीज बताई जाती थी, स्टोरी टेलिंग आपने सुना होगा। तो वो क्या है, हमारी ट्रेडिशनल एड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको शो दिखाया जाता था कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ AV एड्स, यानी हमें कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स अगर बनाना है तो कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ सिद्धांत हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कि जब भी हमें मटेरियल कोई सिलेक्ट करना है या कोई टीचिंग एड सेलेक्ट करना है तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है पहली बात, ठीक है। तो कहता है टीचिंग एड्स कैन बी प्रूव्ड इफेक्टिव ओनली व्हेन दे सूट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड टू डिफरेंट लर्नर्स, यानी हमारा टीचिंग एड तभी जो है वो इफेक्टिव होगा, यानी तभी प्रभावित साबित होगा जब वो सूट करेगा, यानी अकॉर्डिंग टू द नीड्स या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारा जो उद्देश्य है। जैसे मेरा उद्देश्य है बच्चों को मुझे ये सिखाना है, लेकिन मेरे पास मैं कोई टीचिंग एड और ही लेके जा रहा हूँ जो कि टोटली डिफरेंट है, उस काम आने वाली नहीं है, ठीक है, तो उस एड का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। एंड डिफरेंट लर्नर के हिसाब से, यानी जैसे हमारा लर्नर 8th क्लास का है तो उसके लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे, देखो पहली बात तो जो टीचिंग एड है शुड सूट एज लेवल, ग्रेड लेवल, मैच्योरिटी लेवल ऑफ लर्नर, ठीक है, और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए,
और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल थिंग्स, जैसे मैं ग्लोब बता रहा हूँ आपको, तो वो क्या है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है हमारे अर्थ का। जो एक ग्लोब होता है वो क्या है, एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है ना हमारे अर्थ का, ठीक है, 3D मॉडल है वो, ठीक है, तो वही आ गया। तो आप बता सकते हो एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। देन इनेबल टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो हमारा टीचिंग एड है वो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है कि जो भी हमारा उद्देश्य है, ठीक है, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो अचीव होना चाहिए उस एड्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे नहीं है कोई मैं ऐसे ही टीचिंग एड उठा के लेके आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, कि कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशंस, कि जब हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या सिद्धांत होना चाहिए। तो पहली बात तो हम बच्चों को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, कि बच्चों को भी बोल सकते हैं कि बच्चों पार्टी आ जाओ, हम कल के लिए, कल हम ये पढ़ेंगे तो उसके लिए एड तैयार करते हैं, ठीक है। दूसरा, लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज़ करना चाहिए, एंड टीचर को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक, कि कैसे आपको टीचिंग एड तैयार करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। देन प्रिपेयर एड्स बाय टीचर देम सेल्फ, ठीक है। और जो एड्स है ना वो टीचर को खुद बनानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि रेडीमेड मार्केट से उठाई और लेके आ गए, ठीक है। और उससे क्या होगा कि देखो जब टीचर खुद बनाएगा ना एड्स, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाएगा और उसको सारी चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा, ठीक है, कि मुझे ये अच्छे पढ़ाना है और ये पॉइंट मुझे यहाँ रखना है, ठीक है, ऐसे करना है, उसको सारी चीज़ें पता होंगी। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग, कि हैंडल कैसे करना है, ठीक है। बना तो लिया, अब हमने पहले क्या करा था, हमने सिलेक्शन करा था, ठीक है, दूसरी बार हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हैंडल करना है उनको, बना के रख दिया, ठीक है। तो रखने के बाद क्या क्या होना चाहिए, पहली बात तो उनको सेफ प्लेस में रखो, ठीक है, और प्रॉपर कार्डबोर्ड में रखो, ठीक है। वेयर एंड टेयर मतलब उनको फटने से या टूटने से बचाना है, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा प्रॉपर केयर शुड बी गिवन टू अवॉइड डैमेज, ठीक है, और उनकी इतनी केयर करनी चाहिए कि डैमेज ना हो जाए कहीं, ठीक है, जैसे मॉडल वगैरह होते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। अब देखो हमने हैंडल कर लिया, अब प्रेजेंट करने की बारी आ गई, ठीक है। तो प्रेजेंट करते समय हमें क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, तो टीचर जो है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी उसने बनाया हुआ है टीचिंग एड के ऊपर उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर शुड बी अवेयर एंड फुली फैमिलियर विद द यूज़ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स, ठीक है, कि कैसे मुझे प्रेजेंट करना है, दर्शानी है चीज़ों को, ठीक है, उसके प्रति उसके पास फुल जो है वो जागरूकता होनी चाहिए या उसके पास फुल नॉलेज होनी चाहिए। द एज साइज शुड बी एफिशिएंट सो दैट एवरी स्टूडेंट एबल टू सीट, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो जो साइज़ है हमारा एड्स का वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि सारे बच्चों को वो प्रॉपरली विजिबल हो, यानी लास्ट बेंच तक। अब देखो एड शुड बी पोजिशन इन अ प्रॉपर वे एंड एट प्रॉपर पोजिशन एक्यूरेटली सॉरी। तो क्या कहते हैं कि जो हमें टीचिंग एड है उसको प्रॉपर एक सही जगह पे जो है वो स्थान पे जो है वो स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि नीचे रख दिया, ठीक है, और लास्ट बेंचर वाला खड़ा होकर देख रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो कौन सी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, CCE, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी डन है, ठीक है। तो ये आप सबको पता था CCE क्या कहता है हमसे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कंटिन्यूस क्या होता है कि हमें ना हर एक स्टेप पे जो है वो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करते रहना है, कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे को कितना अर्जित कर रहा है, ठीक है। एक तो होता है हमारा असेसमेंट, एक होता है इवैल्यूएशन, दोनों में क्या अंतर होता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगे, ठीक है। एक हमारा असेसमेंट होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है मुझे बताओगे। असेसमेंट होता है आंकलन करना, सिर्फ आंकलन करना, और ये होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आप मुझे बताओगे। तो कंटिन्यूसली कम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल डोमेन होलिस्टिक डेवलपमेंट देखनी है बच्चे की और उसका मूल्यांकन करना है, और कंटिन्यूसली, ठीक है, इसी को ये होनी चाहिए, मतलब जब हमें टीचिंग एड या यूज़ कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। जैसे मैंने अभी पढ़ाया तो मैं बच्चों को पूछ सकता हूँ कि बताओ बच्चों भी मैंने क्या बताया, दैट इज़ अ कंटिन्यूस यानी लगातार निरंतर बढ़ाते समय। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो भी हमारा टीचिंग एड है वो हमारा जो भी उद्देश्य है उसको फुलफिल करना चाहिए उसको, ठीक है, वो जो कि मैंने ऊपर से आपको बताया। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको अगेन एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ, फूड चेन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और जो मैं टीचिंग एड लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं किसकी, अर्थ के बारे में लेके आया हूँ या इन्वायरमेंट के बारे में लेके आया हूँ। देखो रिलेटेड तो है, लेकिन क्या ये मुझे कम्प्लीटली फूड चेन के बारे में बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारे टोटली कंपोनेंट अलग होते हैं, ठीक है। बायोटिक का बायोटिक ये अलग चीज़ है, लेकिन फूड चेन अलग चीज़ है, ठीक है। तो दैट्स कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की हमारा जो टीचिंग एड है, जो भी हमारा उद्देश्य है वो फुलफिल होना चाहिए उससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गए ऑडियो एड्स, ठीक है, तो ये थोड़ा एडिशनल आ गया। अब ऑडियो एड
एड्स के नीचे इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा मटेरियल है। साउंड रिकॉर्डिंग जो कि हम उपयोग करते हैं किस लिए, स्पीचेस, इंटरव्यूज़, न्यूज़ के लिए। पॉडकास्ट किस लिए, डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ऑडियो फॉर्मेट में, ठीक है। पॉडकास्ट आजकल बहुत फेमस हो चुका, आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें स्टोरीज आती हैं बहुत सारा, ठीक है। और इसी प्रकार से पॉडकास्ट आपको हर एक लेक्चर के भी मिल जाते हैं। नरेशन क्या होता है कि स्पोकन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, अलॉन्ग साइड विजुअल कंटेंट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आजकल गूगल पे सर्च करते हो किसी चीज़ आप, तो वो जो आपको पता होगा गूगल असिस्टेंट होता है वो बोलता है, ठीक है, वो रीड करता है साथ साथ में। अगर आप उसको बताओ, वो टैप करोगे तो वो बोलेगा, वहाँ पे ऑप्शन आता है रीड अलाउड, तो वो पढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसी को नरेशन कहते हैं, ठीक है, कि जो लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन स्पोकन में। ग्रामोफोन आपने देखा होगा ओल्ड ईरास में होते थे, जहाँ पे गाने बजते थे। रेडियो हो गया, ठीक है, और कंपैक्ट डिस्क सीडी हो गया, और वॉइस मेल, ये सारे हमारे ऑडियो वर्ड्स हैं। सीडी हम जो है वो वीडियो के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और सीडी के लिए ऑडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। और वॉइस मेल हो गया। अब देखो यहाँ पे विजुअल एड्स मतलब वही देखने वाले, ठीक है, जिनको हम सुन नहीं सकते थे लेकिन देख सकते थे, ठीक है। इसमें चार्ट्स ग्राफ्स हो गए, ठीक है। तो चार्ट्स और ग्राफ्स का क्या उपयोग होता है, टू प्रेजेंट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स विजुअली, ठीक है। जैसे कोई चार्ट है, मुझे बताना है कि सेंसस 2000 के हिसाब से लिटरेसी रेट कितना है, किस किस स्टेट का कितना है, तो ये चार्ट के माध्यम से समझा सकता हूँ मैं, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझा सकता हूँ कितना जो है वो लिटरेसी रेट बढ़ा, ठीक है, ग्राफ यूज़ कर सकता हूँ मैं। स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये भी हमारे क्या विजुअल एड्स हैं। तो आपने पीपीटी देखा होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने दी भी होगी क्लासरूम के अंदर, ठीक है, जो कि कम्बिनेशन होता है किस किस का, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और एनिमेशंस भी होती हैं, ठीक है, और समटाइम ऑडियोस भी होती हैं उसमें, और मैप्स एंड डायग्राम्स, ठीक है, और हेल्पिंग जियोग्राफिकली, यानी कोई चीज़ आप जियोग्राफिकल पढ़ाना है, यानी जियोग्राफी पढ़ाना तो मैप का उपयोग करते हैं, ठीक है। और कोई कम्प्लेक्स कंसेप्ट है तो डायग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा पोस्टर्स एंड बैनर, ठीक है। तो पोस्टर एंड बैनर भी आपने देखे होंगे बहुत सारे, कि कोई की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, दर्शाना है, ठीक है, कंसाइज मैनर में, ठीक है, और विजुअली एंड अपीलिंग मैनर में, तो वहाँ पे हम पोस्टर एंड बैनर का उपयोग करते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने विजुअल एड्स के नीचे। पहले विजुअल एड्स के बारे में लिखो थोड़ा सा, और जो ऊपर उदाहरण दिए थे उनके बारे में, देन आप ये चीज़ें लिख सकते हो। देन ऑडियो विजुअल एड्स दोनों का काम करते हैं, तो वीडियोस आ जाती है इसमें हमारे, ठीक है। तो ये विजुअल प्लस ऑडियो एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, और एनिमेशन जो है वीडियोस आ जाती है हमारी, ठीक है। आजकल कार्टून मूवीज़ बहुत सारे बच्चे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ एवी एड्स, ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होने की, कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं, ठीक है, जब हमें इनकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स की। तो क्या होना चाहिए, पहले तो मुझे सोचना है कि क्या ये फिज़िकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो तभी मैं सेलेक्ट करूँगा, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं करना। अब फिजिकल कंडीशन इन द सेंस कि जहाँ पे मुझे इसको स्थापित करना है, पोजीशन करना है इसको स्कूल के अंदर, ठीक है। क्या कहीं इतनी बड़ी तो नहीं है कि हो सकता है स्कूल के अंदर प्रॉपर जो है वो नेटवर्क की फैसिलिटी ना हो, और मैं क्या करके जा रहा हूँ, मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ कि मैं इंटरनेट के थ्रू बच्चों को आज ये कराऊँगा, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ठीक है, या फिर वहाँ पे उतनी जगह नहीं है। तो ये आ जाएगा कि फिज़िकल कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अप्रोप्रिएट मटेरियल है कि नहीं है, जैसे मुझे ये चीज़ पढ़ानी है, क्या इसके रिलेटेड ये मटेरियल है कि नहीं है। अगर है तो तभी ठीक है, नहीं है तो मैं नहीं लूँगा इसको। क्लियर पिक्चर ऑफ कंसेप्ट या आइडिया, क्या ये जो मैं टीचिंग एड सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये क्लियर पिक्चर बता पाएगा बच्चों को जो मैंने पढ़ाना है, जो मैंने बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्या ये बता पाएगा उनको, ये जो मैं ए वी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी ऑडियो विजुअल एड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर हाँ तो ठीक है ले जाऊँगा, अगर नहीं है तो नहीं। फिर मटेरियल जो है वो वर्दी है कि नहीं है, यानी जो मैं मटेरियल का उपयोग कर रहा हूँ क्या वो वर्दी है, मूल्य है उसका, कोई बहुमूल्य है कि नहीं है। मीट द ऑब्जेक्टिव, क्या मेरे उद्देश्य को जो है वो इससे फुलफिल होगा कि नहीं होगा, मीनिंगफुल है मेरे लिए कि नहीं है, ठीक है। और वर्थ द टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, आपने जो चार्ट लिया, ठीक है, आपको भी पता नहीं है कि कैसे करना था इस चार्ट को, आपने उठाया और चलते बने और जाके स्कूल बच्चों के सामने लटका दिया। अब आपको भी खुद पता नहीं है। तो टीचिंग एड एफिशिएंट तभी होगी जब आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान है, कैसे प्रेजेंट करना है मुझे इसको, ठीक है। और इससे क्या मेरा टाइम बचेगा, टाइम तभी बचेगा जब आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है, तब आप उसको 10 मिनट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन अगर आपको खुद भी पता नहीं है तो आप 40 मिनट भी लगा सकते हो, 50 भी लगा सकते हो। तो दैट्स इट, कि क्या ये टाइम एंड एफर्ट जो मेरी है उसका भी कोई मूल्य प्रदान होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि उसको भी सेव करेगा,
सेव करेगा कि नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं सेलेक्ट करूँगा। और अवेलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ लर्नर, क्या जो मैं टीचिंग एड सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, क्या इसको मैं स्कूल ले जा सकता हूँ या नहीं, यानी पोर्टेबल है कि नहीं है, क्या ये बच्चों के लेवल के हिसाब से है या नहीं है जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर ये सारी टिक यस आती है तभी मैं उसको जो है वो सिलेक्ट करूँगा, यानी उस ऑडियो विजुअल एड को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा और ये लाइंस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 3-4 अगर आपको लिखनी है तो इससे अच्छा आंसर बन जाएगा आपका। अब आ जाओ नीचे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लेक्चर लग रहा है कि कहीं ना कहीं समझ आ रहा है तो बस अभी आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाकी हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ आप हमारे साथ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और वहाँ पे आपको मैक्सिमम पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, नोट्स की, जिन जिन बच्चों को चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में, ठीक है, तब से हमने बैकग्राउंड, ओवरव्यू सब कुछ कर लिया। अब जो आपके सिलेबस में था क्या था, चाक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड था। ठीक है, तो ये भी ऐसे तरीके से यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसे। ठीक है, कंटेंट देखो, ब्लैक बोर्ड सबको पता है कि क्या होता है, कि विजुअल टीचिंग एड होती है जो कि स्लाइटली अब्रेसिव होता है। अब्रेसिव मीन्स समटाइम ऐसे खुरदरा होता है, यानी प्लेन नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। राइटिंग सरफेस होता है, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं, जो कि लकड़ी का बना होता है, प्लाई का बना होता है, सीमेंट का भी होता है। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में या मिडिल में समथिंग, तो वहाँ पे दीवार के ऊपर ही बना होता था सीमेंट का। प्लास्टिक का भी होता है, आजकल चल पड़े हैं, जिसके ऊपर ग्रीन, ग्रे, ब्लैक पेंट हुआ होता है। ठीक है, ये आप सबको होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड चाक बोर्ड के, तो पहली बात तो रिकमेंडेड साइज़ उसका इतना होना चाहिए, 5 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है, और राइटिंग जो है वो इजीली रिमूवेबल होनी चाहिए उससे। ठीक है, विद स्मॉल क्लॉथ के साथ या डस्टर के साथ, और क्लियर एंड स्मूथ राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इतना भी अब्रेसिव नहीं होना चाहिए कि तुम लिख ना पाओ उस पर। अब देखो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो ईजी टू यूज़, सॉरी, एडवांटेज क्या होने नहीं चाहिए, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है, यानी अगर हम चाक बोर्ड का उपयोग करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखो यहाँ पे ईजी टू यूज़ है, इकोनॉमिकल, सस्ता है। ठीक है, एक बार लो, बार बार यूज़ करो। राइटिंग ईजिली रिमूवेबल है, यानी जो हम इस पर लिखते हैं एकदम से डस्टर मारा ख़त्म। इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, फ़ायदा है, एडवांटेज है। ठीक है, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़ायदा है। रिस्टोर अटेंशन, यस, अटेंशन भी ले बच्चों की कर सकते हैं, या बच्चों को भी बोल सकते हैं उठो जाओ ब्लैक बोर्ड पे लिखो जाके। इंटरेक्टिव लर्निंग हो सकती है, यस, वही आ गया कि उठो जाओ लिखो ब्लैक बोर्ड पे, यानी इसमें कोलैबोरेशन हो सकता है, ग्रुप बना सकते हैं हम बच्चों के। ठीक है, प्रोवाइड स्कोप फॉर क्रिएटिव एंड डेकोरेटिव वर्क, यस, कोई डायग्राम बनानी है वो भी बना सकते हैं। कन्वीनियंट फॉर ग्रुप टीचिंग, यस, बहुत सारे बच्चों को अगर एक साथ पढ़ाना है तो ब्लैक बोर्ड अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका। ड्राइंग के लिए, यस, लेसन नोट्स देने हैं तो यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड पे। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए, यहाँ तक हो गए एडवांटेजेस। अब देखो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। डिसएडवांटेज यही है कि टीचर की डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, जब आपको ब्लैक बोर्ड से पढ़ना है तो जब तक टीचर नहीं आएगा तो वो अगर ब्लैक बोर्ड पे समझाएगा नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। अगर आपके पास, समझ लो कि यहीं पे अगर आपके पास लैपटॉप होता तो आपको टीचर की ज़रूरत होती नहीं होती, आप डायरेक्टली सर्च करते यूट्यूब पे या कहीं पे तो आप खुद पढ़ लेते। पोर मेथड होता है। ठीक है, इफ़ हैंड राइटिंग, अगर टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ऐसे करके लिख रहा है, वो समझ नहीं आ रहा कुछ, तो फिर लास्ट बेंचर को तो कुछ नहीं आएगा अगर फर्स्ट को नहीं आ रहा। समझ आ रही है आपको। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक पोर मेथड होता है। चाक की डस्ट जो है वो क्लासरूम को गंदा कर देती है। यस, क्लॉथ्स भी आपके गंदे हो जाते हैं, कपड़े पहने होते हैं वो भी, वहाँ पे चाक की डस्ट लग जाती है, आपको पता है। चाक का पाउडर जो है वो इनहेल भी कर सकता है कोई, जैसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं या टीचर के द्वारा भी हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हम, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। एंड लिमिटेड फॉर स्मॉल ग्रुप्स के लिए लिमिटेड होता है। अब देखो ये भी लिमिटेड है, ग्रुप के लिए लिमिटेड है। यहाँ पे हमने पढ़ा कन्वीनियंट फॉर ग्रुप टीचिंग, यस, लेकिन ग्रुप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं 150 बंदों को एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप के लिए लिमिटेड है, और ये इंडिविजुअल नीड्स जो है स्टूडेंट्स की उनको इग्नोर करता है। ठीक है, अब पढ़ा रहा हूँ मैं तो एक साथ पढ़ा रहा हूँ, पीछे अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो मैं सीधा एक ही बार जो है लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं समझाता जा रहा हूँ। अब किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा उसको मैं पूछ तो नहीं रहा हूँ कि तू खड़ा हो जा और तू मुझे बता समझ आया कि नहीं आया। समझ आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, एंड दैट इज़ कि ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है,
ये अगर बच्चा कोई लिख के आ जाता है ना एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज तो आप अपने भी बना लोगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, अगर इसको लिख के आते हो आप सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, ट्री डायग्राम बना के, या फिर जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख के आ जाते हो, तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है। देखो बी का मतलब क्या होता है, बी काइंड वाइल यूजिंग ब्लैक बोर्ड, यानी जब आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो बी काइंड रहो, ठीक है, मतलब सही से यूज़ करो उसका। ले आउट द प्लान, ठीक है, यानी आप जो है वो प्लान ले आउट कर सकते हो, ठीक है। प्लान क्या होता है, कोई काम करने से पहले जो हमारा जो आप सोच विचार करते हो या कुछ भी करते हो, प्लानिंग करते हो, ठीक है। फिर अरेंज करो एंड चेक फॉर लैग। अब ये लैग क्या है, लाइट के लिए चेक करो, एंगल के लिए चेक करो, ग्लेयर के लिए चेक करो, ठीक है, कि रूम में लाइट है कि नहीं है, ठीक है, क्या जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं है, कहीं बाहर से ऐसा तो नहीं है कि रोशनी पड़ रही है, बच्चों को प्रॉपरली विजिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और ग्लेयर तो वही हो गया, ठीक है। अब देखो सी से क्या होता है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कीबोर्ड एट कंफर्टेबल हाइट पे होना चाहिए, ठीक है, यानी प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए, ताकि ऐसे भी नहीं है कि लास्ट बेंच वाला खड़ा होकर देखे, इतना नीचे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर कंफर्टेबल हाइट पे होना चाहिए। बी जुडिशियस वाइल यूजिंग इट एंड ओ से आ जाएगा ऑर्डर SOS, यानी स्टैंड ऑन साइड, ये तो आपको पता है। अब ए से क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट बाई कप्स, ठीक है। अब कप्स क्या है, ये कलर चाक आपको यूज़ करने हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। जैसे आप अगर कोई डिफरेंट पार्ट्स बता रहे हो किसी चीज़ के, प्लांट ही पढ़ा रहे हो अगर आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर उसके कुछ आप रूट्स दिखा रहे हो तो उसके लिए डार्क चाक यूज़ करो, स्टेम दिखा रहे हो तो उसके लिए अलग यूज़ करो, फ्लावर दिखा रहे हो तो उसके लिए आप जो है रेड यूज़ कर सकते हो। तो इन द सिमिलर वे में डिफरेंट कलर के चाक यूज़ करो। कैपिटल लेटर में जहाँ पे आपको लगता है लिखने की ज़रूरत है वहाँ पे लिखो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करो, ठीक है, कलर चाक यूज़ करके। अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है, और पॉइंटर का उपयोग करो। जैसे मैंने लिखा अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ, तो अभी मैंने पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, अभी क्या करना है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है या समझाना है, तो मैं पॉइंटर का यूज़ करूँगा, मैं वहाँ पे आगे खड़ा नहीं हो जाऊँगा उसके, ठीक है, और उंगली से नहीं करूँगा। और स्टाइल होना चाहिए इन राइटिंग, और कर्सी राइटिंग होनी चाहिए, कर्सी स्लंटी समथिंग, ठीक है, ऐसे करके जो होती है। और उसके बाद आर से क्या आ जाएगा, राइटिंग विद ब्रश। अब ये ब्रश क्या है कि जब हमें लिखना है तो ब्राइट लिखना है, इतना साइज़ होना चाहिए कि रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर फॉन्ट साइज़ होना चाहिए। यूनिफॉर्म, यानी एक तरीके से लिखना है, जैसे अगर इतना बड़ा बड़ा लिखते जा रहे हो तो इतना ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में जगह कम पड़ गई तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक तरीके से सिमिलर वे में लिखना है। स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल, ये तो आपको पता है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना वर्टिकल नीचे। और जो होता है वो प्रॉपरली कवर करते हैं। आजकल तो देखा होगा ब्लैक बोर्ड यूज़ करने की भी स्किल होती है, आप सबको पता होगा, B.Ed स्टूडेंट हो आप, सबको पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ब्रश। और डी से क्या आएगा, ड्राइंग एंड पिक्चर बेस्ड ऑन पेन। अब ये पेन क्या है कि ड्राइंग और पिक्चर हमें तभी बनानी है जब पर्पसफुल होनी चाहिए, ईजी और नीट होनी चाहिए। यानी अगर हमें ज़रूरत है तभी बनाओ, ईजी बनाओ और नीट बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स दे रखी हैं, ठीक है, तो आप सिंपली इनके नाम लिख के आ जाना, ठीक है। जैसे रोलर टाइप आपने सबने देखा होगा, ऐसे करके होता है, ठीक है, जिसको हम रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी जो ईजल पे लगा होता है, जो आप पुराने देखते होंगे स्कूल के अंदर, नीचे उसके स्टैंड लगा होता है, उसके ऊपर हम रखते हैं उसको, ठीक है। फिर ये एक ब्लैक सिरेमिक बोर्ड होता है जो आजकल कॉमनली यूज़ होता है, हर एक घर में यूज़ होता है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं। डबल साइडेड भी होता है, ठीक है। और एक पैगिंग बोर्ड होता है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हम छोटे छोटे यहाँ पे पिन्स लगा के जो है वो नोटिस बोर्ड जो आपके स्कूल में या कॉलेज में लगा रहता है, ठीक है, देखा होगा आपने। तो उस पर क्या होता है कि ऐसे मैट जैसा लगा होता है ऊपर इसके, तो उसमें हम थोड़ा छोटा सा एक नीडल लगा के उसको अटैच कर सकते हैं, जो भी नोटिस लगाना हो, दैट इज़ अ पैगिंग बोर्ड। अब आ जाओ यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर चूजिंग चाक बोर्ड। तो नीट, क्लियर एंड अवॉइड ओवरलैपिंग। देखो जब भी हमें चाक बोर्ड को यूज़ करना है तो नीट लिखना है, क्लियर लिखना है, और ओवरलैपिंग नहीं करनी है। यानी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि यहीं से स्टार्ट कर दिया और फिर नीचे लिखा तो ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर उनमें गैप होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लिखते समय, ठीक है। ओवरलैपिंग अवॉइड करनी है, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी मैंने आपको बता दिया। और राइट ओनली रिक्वायर्ड नेसेसरी, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा ही लिख दूँ, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है ब्लैक बोर्ड पे वही लिखनी है, ठीक है, लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे साइज़ ऑफ लेटर शुड बी बिटवीन 6 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपका प्रॉपरली इतना ऑप्टिमम होना चाहिए कि प्रॉपर विजिबल होना चाहिए अप टू लास्ट बेंच स्टूडेंट जो बैठा हुआ है।
अब देखो यहाँ पे यूज़ कलर चार्ट्स फॉर ड्राइंग एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंसेस, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, कि अगर कोई ड्राइंग करनी है या कोई अलग डिफरेंस बताना है इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, तो आप कलर चार्ट का उपयोग कर सकते हो। स्टैंड ऑन आइदर साइड वाइल एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट एंड यूज़ पॉइंटर, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी आप चीज़ों को, जैसे आपने लिखा, लिखते समय आपने कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, और जब ये एक स्किल होती है कि ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करना होता है, तो जब आप लिखते हो तब आपने कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, और जब आप लिख के साइड पे होते हो तो फिर आपने साइड पे खड़े होना है, आइदर साइड, किसी भी साइड खड़े हो सकते हो, इधर साइड लिखा है तो फिर आप पॉइंटर का उपयोग करोगे बच्चों को जो है वो समझाने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर इरेज कर दो प्रॉपरली, ठीक है, तो मैंने एक सबसे बैड हैबिट देखी थी कि बड़े सारे बच्चे होते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम भी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब आपका लेक्चर ख़त्म होता है तो सिंपली बैग उठाते हैं और निकल जाते हैं बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली जब आपका लेक्चर ख़त्म होता है तो आपको प्रॉपरली ब्लैक बोर्ड को साफ़ करके निकलना होता है, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे मॉडल्स एंड चार्ट, सेकंड पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, मॉडल्स एंड चार्ट है। तो ये क्या कहता है हमें, देखो ये आप डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। एडगर डेल इन्होंने क्या कहा था कि चार्ट जो है वो एक विजुअल सिंबल समराइजिंग और कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग और परफॉर्मिंग अदर हेल्पफुल सर्विस इन एक्सप्लेनिंग सब्जेक्ट मैटर। तो सिंपल में बात करें तो ये रटनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसको डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा था कि चार्ट जो है एक विजुअल सिंबल होता है जो कि समराइज़ करता है या कोई चीज़ों को कंपेयर करने के लिए या कंट्रास्टिंग के लिए, ठीक है, या परफॉर्मिंग कोई भी अदर हेल्पफुल सर्विस जो कि किसी सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है हमारी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, चार्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चार्ट की बात हो रही है, ना कि मॉडल। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं, सिमिलर वे में आप इनके नाम लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं है कि आपको टाइप्स भी लिखनी है इनकी, ठीक है। तो ये देखे होंगे आपने, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स ऐसे करके, देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है इसके ऊपर, ये देखो इसके ऊपर एप्पल बना हुआ है, तो बच्चों को आप ऐसे समझा सकते हो। ट्रायंगल बनी हुई है, एलिफेंट बना हुआ है। तो इन द सिमिलर वे में आप जब इंग्लिश पढ़ाते हो तो वहाँ पे वर्ड मीनिंग जो होते हैं, न्यू वर्ड्स जो आते हैं, उनको भी हम इसी प्रकार से पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो एक साइड पिक्चर लगी होती है, बच्चों को आप बताते हो कि बच्चों बताओ ये पिक्चर क्या दर्शा रही है, क्या डिपिक्ट कर रही है। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे ना ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है, नीचे आ रहा है। ओके, तो क्या बोलते हैं इसको, सर इसको अवलांच बोलते हैं। ऐसे करके वर्ड बताते हो बच्चों को, ठीक है। तो यही होता है हमारा वर्ड मीनिंग पढ़ाने का तरीका जो आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हो। और देखो यहाँ पे पाई चार्ट आपने सबने देखा होगा, ठीक है, ये 360 डिग्री चार्ट, 360 डिग्री चार्ट होता है, आपने सबने देखा होगा। और पिक्चर चार्ट होता है जिसमें पिक्चर्स लगी होती हैं और उसमें आप उनके नाम भी लिखे होते हैं जो जो चीज़ों को दर्शाया होगा। ट्री चार्ट हम आपको नीचे दिखाएंगे। ग्राफिक चार्ट ये आ गया हमारा, ठीक है, कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है, जैसे हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, तो हम उसके लिए ये वाला जो है वो ग्राफिक चार्ट यूज़ कर सकते हैं। देन ये देखो टाइम चार्ट, जैसे यहाँ पे टाइम के, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिख जाए। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है, ये है हमारा, एक मिनट, ये है हमारा किसका, मिलिट्री टाइम चार्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये टाइम चार्ट है कि कितने बजे से कितने बजे तक आप जो है वो ड्यूटी दे रखी है कि कितने बजे तक, ठीक है, कि कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी देनी है आपको, ठीक है। तो मिलिट्री का टाइम चार्ट आ गया। पीछे ये देखो ये ग्राफ चार्ट आ गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक्शंस दे रखे हैं कुछ, ठीक है। तो दिस इज पिक्चर चार्ट हो गया हमारा, और ये हमारा पाई चार्ट हो गया, एंड ये हमारा ट्री चार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, ये ट्री चार्ट है हमारा यानी। और उसके बाद आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया, आपने देखा होगा, जिसको साइनॉप्सिस बोलते हैं, मैं तब से बोल रहा हूँ, ठीक है। और ट्राई करनी है कि ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना, क्योंकि चार्ट वगैरह तो आप बना नहीं सकते बाकी, ठीक है, लेकिन फ्लो चार्ट आप जरूर बना सकते हो, ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और फिर आ जाएगा टेबल चार्ट, जैसे यहाँ पे टेबल के अंदर आपको बताना है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने मेल हैं, ठीक है, कितने मेल हैं, ठीक है, कितने फीमेल हैं, ठीक है, और लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टेबल चार्ट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नीचे फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड्स अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, कि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं जिस पे कुछ रिटन आइटम्स होती हैं, ठीक है, और उनको फ्लैश किया जाता है यानी शोन किया जाता है क्विकली। और दीज कार्ड्स जो हैं वो कंसाइज होते हैं यानी छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं हम इनको। और यूज़ किए जाते हैं टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो मैंने आपको अभी बता रहा था कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि बताओ ये क्या है, बच्चे बोलेंगे एलिफेंट, यस दिस इज़ एलिफेंट, तो ऐसे करके आपका आ जाएगा, ठीक है। अफेक्टिव इन टीचिंग, जैसे
किस में प्रभावी है, यानी किसकी टीचिंग करने में, किसका शिक्षण करने में ये प्रभावी है। तो वो क्या पढ़ानी है, ग्रामर पढ़ानी है, रूल्स पढ़ाने हैं आपको, लैंग्वेज स्ट्रक्चर पढ़ाना है। एडवांटेज इसके यही है जो ऊपर हमने देखा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के को इनकरेज करता है, ठीक है। जैसे आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, क्लास के अंदर जब आप टीचिंग करते हो तो आप समझ लो 4 ग्रुप बना लिया आपने, ठीक है। तो आप किसी ग्रुप के एक बच्चे को खड़ा कर सकते हो कि आप खड़े हो जाओ, बताओ ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे ये है। फिर सेकंड ग्रुप को खड़ा कर सकते हो किसी एक बच्चे को, थर्ड को, तो ये आ जाएगा कि इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोट रिटेनिंग थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर, यानी बार बार अगर बच्चों को दिखाओगे आप फ्लैश कार्ड तो उनको जो है रिटेन ज़्यादा रहेगा, यानी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी कर सकते हो आप इसको। उसके बाद पोर्टेबल होते हैं और इजी टू कैरी, इकोनॉमिकल, सस्ते भी होते हैं, ठीक है, छोटा सा होता है ये, इतना खर्चा भी नहीं आता बनाने में। एंड देन फैसिलिटेटिव कोलाबरेटिव, ये काम होगा। एंड इंटरेक्टिव लर्निंग, ये तो बता दिया मैंने आपको। और इफेक्टिव इन लैंग्वेज एक्वेशन, सूटेबल फॉर लर्निंग, मतलब हर एक लर्नर जो होता है चाहे उसकी कोई भी एज हो उसके लिए क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं, यानी अप्रोप्रिएट होते हैं, यानी उपयुक्त होते हैं। क्या बोलते हैं, उपयुक्त बोलते हैं ना हिंदी में। अब देखो यहाँ पे फ्लिप चार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। आपने देखो कैलेंडर है, ठीक है, तो जैसे अभी ये चल रहा है हमारा कौन, फेब मंथ चल रहा है, ठीक है, तो उस पर फेब का कैलेंडर, फिर इसका पेज जो है उल्टा कर देते हैं हम, पलट देते हैं तो हमारा मार्च आ जाता है नेक्स्ट, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप चार्ट्स, ठीक है। तो एजुकेशन के अंदर भी ऐसे कुछ चार्ट्स होते हैं, ठीक है, जब हमें पढ़ने की बारी होती है, बुक्स आजकल बाइंडिंग वाली कॉपीज आती हैं, तो वो भी हमारे एक टाइप के फ्लिप चार्ट मान लो आप, ठीक है। तो ये कहता है कि फ्लिप चार्ट क्या होती है, कलेक्शन होती है लार्ज पेजेस की, जो कि ऑफन माउंटेड ऑन एन ईजल, जैसे ये देखो आपको यहाँ पे दिख रही है स्प्रिंग टाइप, एंड दीज पेजेस आर फ्लिप्ड किए जाते हैं इनको, ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आर ब्रॉड अप एंड टू दी बैक एज दे आर यूज्ड, यानी इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें, डायनामिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसमें हम कलर, देखो यहाँ पे कलर लिख रखे हैं तो कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना। इसी प्रकार से हम जो है वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो थ्रू फ्लिप चार्ट्स के थ्रू बच्चों को जो है वो पढ़ा सकते हैं। इनेबल इलस्ट्रेटिंग कंसेप्ट डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम्स भी बना सकते हैं इसमें। और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा। और इंटरेक्टिव लर्निंग, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग और अटेंशन ऑफ द लर्नर, ये आपको बता दिया मैंने। और ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करेगा। इकोनॉमिकल होते हैं ये भी, ईजिली एक्सेसिबल होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, बैग में डालो ले जाओ कहीं भी। अब आ जाओ नीचे, ट्री चार्ट, ठीक है। तो ट्री चार्ट क्या कहते हैं कि जिसको हम हायरार्की चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, बायोम, या फिर ऐसे कर लो, एक मिनट, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है, एनिमलिया और प्लांटी में, फिर ऐसे करके PLANTA, और इधर आ जाता है हमारा एनिमलिया। तो फिर नीचे इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टस होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोन्स होते हैं। तो ऐसे करके सर पहले प्रोटोजोन आते हैं और सुवर्ण प्रोटिस्टा आता है, सिलेंड्रेट्स आता है, ऐसे करके हम जो है वो आगे आगे चलते जाते हैं, ठीक है। फिर प्रोटिस्ट के आगे फर्दर टाइप्स, प्लांट्स के अंदर फर्दर टाइप्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स सारे आपने पढ़े होंगे। तो इन द सो ऐसे चलता रहता है हमारा, तो इसी को हम बोलते हैं हायरार्की चार्ट, ठीक है, या ट्री डायग्राम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ट्री चार्ट क्या होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने आपको ये समझाया, दिस इज नोन एज फ्लो चार्ट, ये क्या था, हमारा फ्लो चार्ट था, ठीक है, सॉरी। तो ये फ्लो चार्ट था, ये हमारा ट्री चार्ट है जो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि मैं नीचे बताऊंगा, ये हमारा ट्री है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पे देखो, आपको कुछ पढ़ाना है तो ये एग्जाम्पल्स आ गई उसकी, एक एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और यहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ है उसकी ये एग्जाम्पल आ गई, दूसरी ये चीज़ है उसकी ये एग्जाम्पल आ गई, तीसरी ये चीज़ है उसकी ये एग्जाम्पल। तो ये आ गया हमारा एक टाइप का ट्री चार्ट। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये तो बता दिया मैंने कि हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो भी इसका बना सकते हो आप, ऐसा भी होता है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्री की तरह ही होगा, ऐसे भी होता है, नीचे की तरफ ट्री भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दैट ऑफन होगा ये, ठीक है, ऑफन रिसेंबलिंग अ ट्री विद ब्रांचेस एंड नोड्स, नोड्स ये आपको दिख रही है यहाँ पे कनेक्टेड होती है, ठीक है, इसकी ब्रांच, उसको नोड कहते हैं हम। अब आ जाओ इसके, हम देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, आप 2x पे देख लेना इसको, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको। तो हायरार्किकल रिलेशनशिप बताना है अगर किसी चीज़ों के बारे में तो वो हमें पता चल जाएगा। इलस्ट्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट भी कर सकते हैं हम। लॉजिकल फ्लो ऑफ
यानी सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, वही जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे करके सीक्वेंस में अगर कोई रिप्रेजेंट करनी है चीज़ तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। प्रमोट इंटरेक्टिव लर्निंग वही आ गया। क्रिएटिव मैप्स लिंकिंग रिलेटेड आइडिया को लिंक करने के लिए। और प्रमोट क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक और जो हमारी सोच होती है, ठीक है, उसका विकास करना। एंड क्विक रिवीजन करने के लिए। और कंसाइज होते हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, इन्फॉर्मेशन की, प्रेजेंटेशन। अब आ जाएगा हमारा मॉडल्स, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। तो मॉडल क्या होता है, एक 3D फॉर्म होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ठीक है। यानी एक जो रियल ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या होता है, ये देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि अर्थ को क्लासरूम के अंदर लेके आओ, आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। यानी जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी टेंजिबल फॉर्म, टेंजिबल फॉर्म वो होती है जिसको टच कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल। तो क्या कहता है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल, तो मॉडल देखो, मॉडल इज़ एन ऑब्जेक्ट, बुक, पिक्चर, मैप हो सकता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट प्रोसेस को या किसी सिस्टम को, ठीक है। और इट इज़ द टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स इन 3D फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ, तो अर्थ का हम जो है वो लेके आ सकते हैं, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो हम ग्लोब लेके आ सकते हैं, ठीक है, क्लासरूम के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी को मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई मैप हो सकता है, ठीक है, जो कि टेंजिबली रिप्रेजेंट करता है किसी रियल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद देखो एडवांटेजेस, जैसे मैंने आपको माउंटेन पढ़ाने हैं तो मैं माउंटेन का 3D मैप वो लेके आ सकता हूँ, ठीक है, मॉडल। मैंने आपको सेल पढ़ाना है तो सेल का मॉडल लेके आ सकता हूँ मैं। उसके बाद एडवांटेजेस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी कंसेप्ट की। और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम मोर टेंजिबल में बना सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आता है कि किस, ये आपको नहीं आएगा, सॉरी, MCQ तो आते नहीं आपको, लेकिन आप पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी कि बताओ किस का उपयोग करते हैं हम, या कौन सी ऐसी ऑडियो विजुअल एड है जो कि हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं उनको जो वो टेंजिबली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कोई भी आइडिया जिसको आप जो है वो टच नहीं कर सकते, है ना, सेंस कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी बातों को टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। मेरे मन में जो विचार है उनको टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो जो मेरे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको मैं टेंजिबली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी आपको बोल दूँ कि ज़मीन हमारी जो है वो जियोइड शेप है। कैसी शेप है, जियोइड शेप है, यानी ना वो ओवल है ना वो राउंड है, वो कैसी है, ऐसे करके है, यानी पोल पे थोड़ी फ्लैटेंड है और हमारे जो इक्वेटर पे वहाँ पे बल्ज हुई है थोड़ी सी बाहर को, ठीक है, तो इसको जियोइड शेप कहते हैं। ये तो मैं आपको बोल रहा था, लेकिन अगर मैं वहीं पे आपको ग्लोब दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, अच्छा ऐसी शेप है, ठीक है। तो जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उसको मैंने टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया थ्रू 3D मॉडल यानी ग्लोब के थ्रू। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब इनेबल लर्नर टू ग्रास्प थ्योरेटिकल कंसेप्ट एस्पेक्ट थ्रू रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन, ये आपको बता दिया मैंने। प्रमोट करता है इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग और क्लियर एंड क्रिस्प कंसेप्ट देता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉस्टिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है सहयोगी जो शिक्षा, सॉरी, अधिगम होता है, यानी 3-4 बच्चे ग्रुप में, अच्छा यहाँ पे अंटार्कटिका लोकेटेड है, यहाँ पे ये लोकेटेड है, अच्छा सेल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ होता है, राइबोसोम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सारी कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो सकती है, यानी उसको बढ़ावा देता है। उसके बाद आएगा ब्रिंगिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इनटू क्लासरूम, ठीक है। जैसे अर्थ मैंने आपको बताया, उसको हम क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते लेकिन उसका मॉडल लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो वही आ गया कि जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लासरूम के अंदर लेकर आना, और वो काम कौन करता है, मॉडल्स। अफेक्टिव मोटिवेशनल टूल्स एज मॉडल इज टेंजिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है, ये मतलब टच कर सकते हैं फिजिकली इनको हम। अब आ जाएगा ऑडियो टेप्स, जो आपके थर्ड पार्ट है आपके सिलेबस में। तो ऑडियो टेप्स समझ रहे हो कि ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन एड्स होते हैं जिसके अंदर यूज़ ऑफ हियरिंग ऑर्गन्स, यानी अगर इनको हमें इनका उपयोग करना है तो हमारे किसका उपयोग होगा, सुनने वाले जो ऑर्गन है हमारे, ग्रंथि हैं जो हैं, जैसे ईयर्स हो गए, टू लिसन टू दी साउंड्स बाय दी लर्नर। और टेप जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जो कि रिकॉर्ड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, इरेज करने के लिए, रिकॉर्ड साउंड्स ऑन दी मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब देखो, रिकॉर्ड करना, उसको फिर से रिप्रोड्यूस, यानी फिर से आप सुन सकते हो बार बार, इरेज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, और साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ये तो फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। और मैग्नेटिक टेप पे करना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडियो टेप्स, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, कि अपनी साउंड भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, उसको दोबारा दोबारा सुन सकते हो, और जो भी पहले रिकॉर्ड किया है उसको भी दोबारा सुन सकते हो।
रिकॉर्डिंग जो आप इरेज कर सकते हो, ठीक है, और जो टेप है उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हो, ये आप सबको पता है। अब अफेक्टिव टूल है ये टीचिंग म्यूज़िक पढ़ाना है अगर आपको। फोनिक्स क्या होती है, साउंड्स, जो लेटर्स की साउंड्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, प्रोनाउंसिएशन के लिए। और ओरल ओरल रीडिंग, सॉरी, ओरल रीडिंग, पोइट्री पढ़ानी है, रेसिटेशन करवानी है, तो उन सभी के लिए, रिसाइटेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उन सभी के लिए ये क्या है, एक अफेक्टिव टूल है। टाइम का एडजस्टमेंट, ठीक है, चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हो आप। इमीडिएसी, यानी अगर आपको अभी सुनना है कुछ तो अभी भी सुन सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी पॉकेट में फ़ोन है सीधा आप जो है वो हेडफोन लगाओ सुन सकते हो। ऑथेंटिसिटी होती है, यानी एक बार इन्फॉर्मेशन जैसे रिकॉर्ड कर दिया तो वो रहेगा। ईजी टू ऑपरेट होता है, चलाना बहुत आसान होता है, और एक जगह से दूसरी जगह लेना भी आसान होता है। डिसएडवांटेज यही है इसकी, पैसिव लर्निंग होती है, यानी आपको कोई सुनाने वाला नहीं है, आप जो है वो अकेले सुन रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। नो पर्सनल कंटेक्ट, ठीक है, आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते, मतलब अब ऑडियो एड्स के साथ आप बात थोड़ी ना कर सकते हो, जैसे आपके सामने टेप लगी हुई है तो आप उससे बात कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। इम्प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड नो बैटरी एक्सपीरियंस, यानी आप सिर्फ पैसिव हो, सुन रहे हो सिर्फ आप, ठीक है, आप एक्टिव नहीं हो। अब आएगा एक्सपेंसिव होता है और रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे। वीडियो टेप्स आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। वीडियो टेप्स की बात करें तो ये ओरल भी होते हैं और विजुअल भी होते हैं, यहाँ सिर्फ विजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एनिमेशन होता है तो वो चलता रहता है, आप सिर्फ देखते हो उसको, ठीक है, तो वो सिर्फ विजुअल भी हो सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, सेविंग, प्लेइंग, इरेजिंग वीडियो कंटेंट, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ऑप्टिकल आती है हमारी, ठीक है, पहले हमारे क्या आते थे, टेप्स आते थे, आपने देखे होंगे ये वाले वीडियो टेप्स, अभी जो है रिप्लेस्ड बाई ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, जिसके अंदर हमारी CD DVD आती हैं, और HD SD ये हमारी मैग्नेटिक वीडियो टेप्स या डिस्क आती है हमारी, ठीक है, जिसमें हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव आता है और सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये कम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये आती है हमारी। एडवांटेजेस की बात करें तो विजुअल रीइंफोर्समेंट, यानी आप देख के चीज़ों को जो आप कर रहे हो, ठीक है, और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बूस्टअप होंगे आप, और फैसिलिटेट करता है बेटर रिटेंशन, ठीक है, जब आप चीज़ों को देखोगे, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, वही आ गया कि अलग अलग जो लर्नर होता है उसका अलग अलग तरीका होता है, या उसकी जो सीखने की क्षमता है वो हो सकता है उसकी, हो सकता है वो देख के ज़्यादा सीखे, एनिमेशन देख के ज़्यादा सीखे, कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के ज़्यादा सीख सकते हैं, तो अलग अलग जो बच्चे हैं वो अलग अलग अपना अपना तरीका चूज़ कर सकते हैं। लर्निंग इंटरेक्टिव और डायनेमिक वे टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट को, एंड मेकिंग लर्निंग मोर इंगेजिंग मेमोरेबल फॉर स्टूडेंट्स, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, यही है हमारा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे लास्ट वन नॉट लीस्ट वन, दैट इज़ अ टेलीविज़न। तो टेलीविज़न क्या होता है, टेली मीन्स क्या होता है, सुनना, विज़न मीन्स देखना, तो ऐसी डिवाइस जिसमें हम दोनों काम कर सकते हैं, तो मीन्स इट इज़ एन ऑडियो विजुअल टूल, या मीडिया होता है कम्युनिकेशन करने का, ठीक है, यानी शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। और टीवी जो है वो यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ हम बहुत सारे बंदों को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आजकल देखा होगा आपने टीवी के अंदर बहुत सारे चैनल आ चुके हैं, ठीक है, ई ज्ञान कोश के रिलेटेड, यहाँ पे आपको लेक्चर दिए जाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा सिर्फ, नहीं, जो टीवी देखेगा वो सबको पढ़ाया जाएगा, तो मतलब हम बहुत सारे बच्चों को जो है वो एट ए टाइम पे इंडिविजुअल्स को साइमल्टेनियसली जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशनल टेलीविजन इज़ अ सिस्टम दैट इज यूज टू प्रेजेंट कंटेंट कंसेप्ट आइडियाज इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी एजुकेशनल टेलीविज़न क्या होता है कि एजुकेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर उपयोग करना किसका, टीवी का, किस लिए, प्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, कोई कंटेंट हो गया, जैसे कोई कंसेप्ट बताना है, कोई आइडिया बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं टीवी का, इसी को हम कहते हैं एजुकेशनल टीवी। अब देखो जॉन लॉजी बेरिड, ठीक है, बेरिड पढ़ो उसको आप, तो एक स्कॉटिश क्या थे, इन्वेंटर थे, जिन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, ठीक है, यानी प्रदर्शन दिया था किसका, टेलीविज़न का, कब, 25 मार्च 1925 में, इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। और ये एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था सेल्फ्रिजेस डिपार्टमेंट स्टोर, कहाँ पे, लंदन में, तो सबसे पहले उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया था किसका, टेलीविज़न का। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, वेन कॉय, ठीक है, क्या, वेन कॉय, इन्होंने कहा था कि टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है ऑफ द फ्यूचर,
समझ आई आपको? यानी आने वाले समय में जो हमारा टीवी है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है, श्याम पट्ट है, ठीक है, याद रखना आप। और टीवी इंडिया की बात करें तो इंडिया में टीवी जो है वो सबसे पहले एज अ दूरदर्शन डीडी जिसको बोला जाता है, वो आया था कब, 15 सितंबर 1959 में, जिसका नाम एज ए नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, यानी इंडिया में आया था कब, 15 सितंबर 1959 में। और ये फर्स्ट टेलीकास्ट स्टार्टेड कब हुआ था, 15 सितंबर 1959 को ही हुआ था, कहाँ से, दिल्ली से। और दूरदर्शन ने इंट्रोड्यूस करा कलर टीवी कब, 1982 में। ये कुछ डेट्स हैं, आपको याद रखनी है तो रख सकते हो, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं आप रख सकते हो, लेकिन ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि वेन कॉय ने कहा था कि टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है ऑफ द फ्यूचर। अब आ जाओ नीचे, कुछ एजुकेशनल टीवी प्रोजेक्ट आए हुए हैं तो आप सबको पता होने चाहिए ये, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें, देखो सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट है जिसकी फुल फॉर्म है SSTP, 1996 के अंदर आया, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या था इनका, कि हमें टीच करनी है फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायनिक विज्ञान, इंग्लिश हो गया, और हिंदी पढ़ानी है किसको, क्लास 11th के लिए आया था ये याद रखना आप। पूछ सकता है आपसे कि सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आया, तो आप बोलोगे 1996 में आया। तो बोलोगे किस लिए आया, आप बोलोगे सर इसका मेरा मोटिव था कि हमें पढ़ाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी क्लास 11th वालों को, बस इतना याद रखना। और किस पे आया था ये, टीवी पे। अब सेकंड आ जाता है दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न प्रोजेक्ट, जिसको DATV कहते हैं, कृषि दर्शन, और 1966 में आया ये। और इनका मेन काम क्या था, याद रखना, कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना एग्रीकल्चर के रिलेटेड उसको शेयर करना किसको, फार्मर्स को। ये इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आता था ये प्रोग्राम, आपने देखा नहीं होगा, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना आ गया, टीवी देखता नहीं कोई। अब देखो यहाँ पे इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट आ गया, प्रोजेक्ट 1982, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसी का एक सेकंड पार्ट आया जो कि था हायर टेलीविज़न प्रोजेक्ट, यानी हायर एजुकेशन के लिए UGC की तरफ से। और ये UGC ने कोलाब्रेशन के साथ, यानी किसके साथ मिलके, इनसैट के साथ, जो हमारा इंडियन नेशनल सैटेलाइट था, ठीक है, प्रोजेक्ट था, उसके साथ मिलके हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने कुछ चैनल्स खोले थे टीवी के ऊपर। एक अब आया 1984 में, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप सबको पता है। अब इग्नो का भी आया है, इग्नो दूरदर्शन टेलीकास्ट, ये 1991 में आया। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, बस 2 पेजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो टीवी के थ्रू हमें ना यूनिवर्सल एक्सेस है, अगर आपके घर में केबल लगी हुई है तो आप पूरे चैनल देख सकते हो, और यूनिवर्सल जहाँ पे आप पहुँच भी नहीं सकते फिजिकली, वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले प्लेसेस एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रेडली एक्सेसिबल टू द नॉर्मल पीपल, ये मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे आप नहीं भी पहुँच सकते फिजिकली, वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी आप जो है वो देख सकते हो। जैसे डिस्कवरी चैनल हो गया, नेशनल जियोग्राफिकल चैनल्स हो गए। और जो नॉलेज गैप है उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे पहले, अभी भी है कहीं कहीं पे, जैसे इंटरनेट की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, ठीक है, तो और लोग टीवी देखना उतना ज़्यादा देखते नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अभी भी देखते हैं, अगर कोई मैच वगैरह होगा या कोई नाटक वगैरह, ठीक है, वो देखते हैं, बाकी उतना ज़्यादा कोई देखता नहीं है, ठीक है, कि बहुत सारे, सॉरी, और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो जो नॉलेज गैप होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। आप एक न्यूट्रल होकर सोचो कि जैसे पढ़ा रहे हैं, यानी एजुकेशन अगर प्रोवाइड हो रही है टीवी पे, तो वो सबको इक्वल प्रोवाइड होगी, ठीक है, तो उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो रूरल में रह रहा है, चाहे वो अर्बन में रह रहा है, चाहे वो कहीं भी रह रहा है। तो इससे क्या होगा, नॉलेज गैप जो है वो रिड्यूस होगा। इन्फॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिकल टू करंट इवेंट्स, यानी जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री से लेके जो आज क्या हो रहा है दुनिया भर में, वो सारे इवेंट्स जो है वो इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू टेलीविज़न। लाइव प्रोसेस भी होते हैं, ठीक है, लाइव प्रोसेस का डेमोस्ट्रेशन, जैसे कोई अभी लाइव चीज़ चल रही है तो वो भी आपके पास आ जाएगी टीवी पे, कोई रीजनल में, कोई नेशनल में, या इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर। बेटर लर्निंग थ्रू ऑडियो एंड वीडियो स्टिमुलस से, और टेलीकास्ट प्रोग्राम ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, सॉरी इंपॉर्टेंस जिनकी है, एंड प्रोवाइड करता है ये इन्फॉर्मेशन ऑफ वाइड एरिया एट अ टाइम, यानी एक लार्ज एरिया के बारे में हमें ये एट ए टाइम पे बता सकता है, या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, टेलीविज़न यानी टीवी। और इसके साथ हमारा हो जाता है टीवी ख़त्म। अब आ जाओ जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के शिक्षण में क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या महत्व है, किसका, ऑडियो विजुअल एड्स का, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी ऑडियो विजुअल एड्स को बोलते हैं सहायक सामग्री,
किसके शिक्षण में? इंग्लिश में। तो पहला देखो मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ध्यान से देखना आप क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना बस वही है। मोटिवेशन इंटरेस्ट क्रिएट करता है, यस। एवी जो है वो एड जो है वो कैप्चर करते हैं स्टूडेंट की अटेंशन को, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो मोटिवेशन बढ़ता है, और इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर वो भी बढ़ता है। बस इतना याद रखना है आपने, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रियल वर्ल्ड कनेक्शन देखो, अब रियल वर्ल्ड कनेक्शन कैसे होगा? जैसे आपने ग्लोब यूज़ करा या फिर अंटार्कटिका पे पहुँच गए आप सीधा, अच्छा अंटार्कटिका यहाँ पे है, बिल्कुल लोअर पे है, इक्वेटर से कैप्रिकॉन से भी नीचे है। अच्छा वहाँ पे सन नहीं जाता, इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ रहती है मतलब 12 मंथ। तो वो रियल वर्ल्ड का कनेक्शन जो है वो आप कर सकते हो कैसे? थ्रू द यूज़ ऑफ एवी। तो एवी एड्स इनेबल्स द टीचर टू प्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, यानी जो भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं रियल वर्ल्ड में, देखो आपको तो एब्स्ट्रैक्ट ही पता होंगे ना, आपको पता है अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ़ रहती है, हमारे वहाँ पे 3 जो है वो अभी तक स्टेशन है, मैत्री, गंगोत्री, है ना, भारती। तो अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको ग्लोब पे दिखाऊंगा ना कि बेटा ये देखो, ये हमारा अंटार्कटिका है, और ये हमारा जो है वो यहाँ पे मैत्री है, यहाँ पे गंगोत्री है, और भारती है, आप आसानी से कर लोगे। अच्छा यहाँ पे है, तो यानी जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें एग्जिस्ट करती है मैं उनको क्लासरूम के अंदर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। इंक्रीज़ करता है रिटेंशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जब हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, विजुअली देखते हैं या सुनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है लर्नर पे, और रिटेन थिंग्स लॉन्गर। ठीक है, ये भी आप कर लोगे। अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, जब चीज़ों को देखते हैं हम तो उससे अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, जब मैं आपके सामने एनिमेशन वीडियो लगा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे जो है वो डाइजेशन होती है, ठीक है, या कैसे फॉसल फ्यूल्स बनते हैं, तो उसकी एनिमेशन लगा दी मैंने आपके सामने, तो आपको समझ आ जाएगी अच्छा सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, डिपोजिशन होती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होती है, समझ आई। देन आ जाएगा द ए वी एड्स इनेबल्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ईजिली। ठीक है, आसानी से। अब इन्हांस लर्निंग, तो लर्निंग को भी बढ़ावा देता है। द यूज़ ऑफ ए वी एड्स मेक लर्निंग मोर डायनेमिक, इंगेजिंग एंड मेमोरेबल। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक यानी उसको आसानी से मेमोराइज हो जाता है बच्चों को, और बच्चे भी इंगेज रहते हैं। ठीक है, यानी ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं। उसके बाद कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, ये मैंने आपको बताया था आपको कि हर एक बंदा जो होता है, यानी सम स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करते हैं। ठीक है, ये लर्न होगा बेटर थ्रू विजुलेट्स, कुछ बच्चे जो हैं वो देख के उनको जल्दी लर्न होता है, यानी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ऑडिटरी यानी सुन के, तो जिनको सुन के अच्छा लगता है वो सुन के सीख लें, और जिनको देख के ज़्यादा समझ आती है वो देख के समझ लें। समझ आ रही है ना आपको? तो यही आ गया कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। और टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंसी भी होती है। अगर हमारे पास टीचिंग एड है तो मैं आपको 2 सेकंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास कोई टीचिंग एड नहीं है तो मैं आपको जितना मर्जी बोलूँ, हो सकता है आपके चीज़ें कुछ पल्ले ना पड़े। तो डिफ़िकल्ट कम्प्लेक्स कंसेप्ट कैन बी एक्सप्लेन मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, और थस हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव होते हैं। वर्सेटैलिटी होती है। ठीक है, देखो कुछ एड्स ऐसे होते हैं, जैसे आप अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ाया। ठीक है, अगर यही मैं आपको मैथ के अंदर पढ़ाऊँ तो उसकी भी इंपॉर्टेंस यही होगी कि अलग होगी? यही होगी। समझ आ रही है आपको? तो इट मीन्स कि जो हमारी टीचिंग एड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होती है, हम उसका उपयोग कहीं और भी कर सकते हैं। देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एवी एड्स सच एज वीडियो, स्लाइड्स, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफर करते हैं, सॉरी ऑफर नहीं होगा, ऑफर वर्सेटैलिटी इन टीचिंग अप्रोचेस में। ठीक है, और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, यानी अलग अलग अप्रोचेस में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग अप्रोचेस होती है ना हमारी अलग अलग, आपने देखा होगा। ठीक है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, वो सारी प्रोजेक्ट मेथड वगैरह। अब देखो मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन मीन्स मल्टीमीडिया का उपयोग करना। तो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स विद डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ये हमें अलो करता है मोर इंटरेक्टिव एंड अफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। यानी अगर हम मल्टीमीडिया का भी उपयोग करते हैं, यानी इंटरनेट का उपयोग कर लो सिंपली, या फिर हमारे जो कंप्यूटर का उपयोग कर लो, तो अगर इसका उपयोग करते हैं हम या इंटीग्रेशन करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के साथ, तो और ज़्यादा जो हमारी लर्निंग टीचिंग लर्निंग है अफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारी इंपॉर्टेंस के पॉइंट, और यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं, अदर इंपॉर्टेंस ऑफ एवी एड्स। ठीक है,
तो मेक टीचिंग लर्निंग मोर रियलिस्टिक, ठीक है, यानी रियल में लगने लगती हैं चीज़ें। मैं आपके सामने ग्लोब रख दूंगा तो आपको ऐसे लगेगा अच्छा ऐसे होता है, तो मतलब आपको चीज़ें रियल में लगेंगी। जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स थी, पहले मैं सुना रहा था आपको, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं आपके सामने ग्लोब रख दूंगा ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इक्वेटर है, ये हमारी कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, समझा सकता हूँ ना ग्लोब के थ्रू। ऐसे मैं आपको रटा रहा था। कन्वे इन्फॉर्मेशन आइडिया क्लियरली, ये तो आपको पता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को हम टेंजिबल फॉर्म में दर्शा मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल मतलब जैसे ग्लोब की फॉर्म है, और या किसी भी चार्ट की फॉर्म में। ग्लोब ग्लोब में मेरे मुंह में आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो आप। और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट यानी रुचि पैदा होती है, एंड मेक टीचिंग लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव। और एवी एड्स जो है वो मैच करती हैं विद द इनर अर्जेस और बेसिक ड्राइव्स, इसीलिए बच्चे के अंदर मोटिवेशन जो है वो उसका उत्पन्न होता है, ठीक है। और ध्यानपूर्वक जो है वो बच्चा सुनता है। ब्रिंग क्लैरिटी टू द वेरियस एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट कंसेप्ट। देखो कोई अगर कंसेप्ट डिफिकल्ट है या कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चों ऐसे होता है कि जब ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट्स के अंदर, तो नीचे से ट्रांसपायरेशन पुल बचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट्स के अंदर पानी जो है वो आता है रूट एयर के थ्रू, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू जो है वो पानी बाहर जाता है। अब आपको मैं बता दिया, आपको पता ही नहीं है स्टोमेटा होते कहाँ हैं, कैसे होता होगा, फिर मैं वहीं अगर एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ जो है वो जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो वही आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट और डिफ़िकल्ट कंसेप्ट जो है वो हम क्लियरली जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी उनके अंदर क्लैरिटी हम जो है वो ला सकते हैं किसके थ्रू, एवी का यूज़ करके। सेव टाइम एनर्जी बताने की ज़रूरत नहीं है। और कल्टिवेट इमेजिनेशन, यानी बच्चों के अंदर कल्पना करने की शक्ति, अवलोकन करने की शक्ति जो होती है, क्रिटिकल तार्किक सोच और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना बच्चों के अंदर, यानी उसका भी कल्टीवेशन होता है। और कंसेप्ट की रिटेंशन भी रहती है। तो दैट्स इट विद टूडेज लेक्चर। और आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको समझ आई होगी कि कैसे चीज़ों को हमें करना है। और बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी क्वेरी रखिएगा। तो सेकेंड लेक्चर के अंदर हम ज़रूर जो है वो कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स थे वो हम दूर कर सकें, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए, और जिन बच्चों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो उनका तो रिवीजन हो चुका होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने आपको बता दिया कि जुड़े रहें हमारे साथ, हम पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए A to Z, ठीक है। और मटेरियल भी इस प्रकार से कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। और ये मटेरियल ना आप ढूंढ लो कहीं पे, अगर मिल जाता है तो बताना मुझे फिर, ठीक है। ऐसा टाइप का मटेरियल, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। सो बाय बाय, एंड नोट्स कर लो आप खुद से तैयार, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में जो जो आपको चीज़ें लगता है कि मुझे ऐड करनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी तो आपको पता होगा कि आपको कितना करना है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।